हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे DSSS का पेपर जो हमारा चल रहा है। पार्ट 2 कर चुके हैं हम। आज हम करेंगे पार्ट 3। देखो क्वेश्चन 1 है, हजबर्ग टू फैक्टर थ्योरी बेस्ड ऑन विच टू फैक्टर्स। फैक्टर्स बताने हैं। जो थ्योरी है हजबर्ग की, कौन सी थ्योरी है? मोटिवेशन की थ्योरी है। इसमें 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सेफ्टी एंड हेल्थ है, बेसिक एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये किसका है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्लो का है। सेफ्टी एंड सेल्फ एस्टीम, ये भी मास्लो का है। इसने कौन से बताए थे? हजबर्ग ने बताए थे हाइजीन एंड बिहेवियर फैक्टर। 2 फैक्टर बताए, हाइजीन और बिहेवियर फैक्टर। ठीक है, जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को। हाइजीन फैक्टर और बिहेवियर फैक्टर, या इसको मोटिवेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। हाइजीन फैक्टर में क्या आता है? हाइजीन फैक्टर विल कोज एन एम्प्लॉइज टू वर्क लेस इफ नॉट प्रेजेंट। अगर ये चीज नहीं होगी ना, देखो हाइजीन फैक्टर होता है जिससे एम्प्लॉइज मोटिवेट तो नहीं होता। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, प्रोसीजर है, इनसे मोटिवेट नहीं होता। लेकिन अगर ये जैसे जॉब सिक्योरिटी, कंपनसेशन, अगर ये नहीं होना तो वो क्या होता है, उसके काम पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कम काम करता है अगर ये नॉट प्रेजेंट है तो। मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जो डायरेक्टली क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को। इससे एम्प्लॉइज क्या करता है, अच्छा काम करता है अगर ये प्रेजेंट है तो। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे जॉब की एडवांसमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये सारे जो रिलेटेड है, जो अपॉर्चुनिटी, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स। और ये है हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, हाइजीन और बिहेवियर। इसको मोटिवेटिंग भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कवर्ड बाय जॉब एनालिसिस। देखो जॉब एनालिसिस हमने पहले पार्ट 2 में या पार्ट 1 में हमने किया था। जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन किस में होगी? जॉब एनालिसिस में। इसके 2 पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब कह रहा है कौन सा नहीं है? स्पेसिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, वर्किंग कंडीशन इसी के जॉब डिस्क्रिप्शन में ही आती है। वर्किंग कंडीशन, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, रिस्क कितना है जॉब में, क्या सैलरी मिलेगी, सारा कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा। तो ये भी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है, ये अलग से होता है। परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना, ये इसके अंदर नहीं आता। व्हाट इज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी विच यूजेस मार्केट शेयर प्राइसिंग। जो मार्केट शेयर प्राइसिंग को यूज करती है, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाना। कस्टमर से रिलेटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, सेल्स ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड में क्या है, कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। कस्टमर ओरिएंटेड में कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। सेल्स ओरिएंटेड में सेल्स को इंक्रीज करना, सेल्स को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो देखो ये सप्लाई ओरिएंटेड नहीं होता। जो ये किसकी बात कर रहा है? यूजेस मार्केट शेयर। ठीक है, मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट में तो प्रॉफिट की बात होगी, मार्केट शेयर किस में आएगा? सेल्स में आएगा। ठीक है, मार्केट शेयर किस में आएगा? इसमें ये ऐसे आएगा एरो। ठीक है, सेल्स में आएगा। ठीक है, यहाँ चला गया एरो, सेल्स में आएगा। ठीक है, सेल्स में हम क्या करते हैं? सेल्स को मैक्सिमाइज करते हैं। सेल्स मैक्सिमाइज कैसे होगी? जब हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारी सेल्स मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, तो मार्केट शेयर सीधा सेल्स में आ जाएगा। Who among the following gave the theory of absolute advantage of international trade? इंटरनेशनल ट्रेड सभी को पता होगा, जब वो ट्रेड जो हमारी कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इसकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। देखो ए से एब्सोल्यूट आएगा, किसने दी थी? ये एडम स्मिथ ने। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। डेविड रिकार्डो ने दी थी, इसकी आगे आएगी। ठीक है, अभी नहीं करते, आगे करेंगे। इसका क्वेश्चन है डेविड रिकार्डो का। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ है जिन्होंने कहा था कि एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है तो उसको बेनिफिट मिलता है। इन्होंने सबसे पहले कहा था। फिर और कंट्री ने भी क्या किया, और ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे इसके बाद डेविड रिकार्डो की भी आई और काफी थ्योरीज आई। सिक्योरिटी विद मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन। देखो किसकी बात कर रहा है? ये लेस देन 1 ईयर की बात कर रहा है। लेस देन 1 ईयर, तो वो कौन सी मार्केट होती है? मनी मार्केट। अगर आ जाता मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, अब लेस देन आया, मोर देन आ गया, तो वो क्या होती है? वो होगी कैपिटल मार्केट। मोर देन वाली क्या होती है? कैपिटल मार्केट। ये टॉपिक मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ। अगर किसी को देखना है मनी मार्केट क्या है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कॉमर्स कंसेप्ट के नाम से। कॉमर्स कंसेप्ट, जिसमें
30 या 30 के अब वीडियो डाल रखी है मैंने, वो सारी कॉमर्स के कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो आप देख सकते हो उसको डिटेल में देखना हो तो। बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज वो कौन कौन सी होती हैं, देखो एक्टिविटी सबसे पहले देखो टू टाइप की होंगी, कौन कौन सी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जिनका मोटिव क्या होता है, मनी अर्न करना, मनी, ठीक है, पैसा कमाना जिनका मोटिव होता है। नॉन इकोनॉमिक जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। देखो भाई, एक हाउसवाइफ है, ठीक है, घर में खाना बना रही है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, अपनी मम्मी को पैसे देते हो क्या खाना बनाने के, नहीं ना, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक, उनका मोटिव मनी अर्न करना नहीं है। लेकिन अगर आपकी मम्मी शेफ है, ठीक है, रेस्टोरेंट में होटल में काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक, क्योंकि वहां से सैलरी मिलेगी उनको। जैसे टीचर है, देखो टीचर अगर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल टीचर का ही ले लो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल याद रखो टीचर वाला। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। याद कैसे करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। आगे बिजनेस के 2 पार्ट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इससे रिलेटेड आगे आएगा, ठीक है, आगे बताऊंगी, अब इतना ही बहुत है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। देखो अब कौन सी एक्टिविटी है बिजनेस की, 2, इंडस्ट्री और कॉमर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इन एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। देखो ट्रेनिंग मेथड क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देखो ट्रेनिंग मेथड क्या होते हैं, वो वे जिससे आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज की नॉलेज को बढ़ाते हो, उनकी स्किल्स को बढ़ाते हो, वो होते हैं ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयज को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, वो तरीका जिससे क्या है, एम्प्लॉयज की नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी। कंपनी ट्रेनिंग क्यों देती है, क्योंकि कंपनी का ये मोटिव होता है कि वेस्टेज कम होगी, ट्रेनिंग दोगे तो एम्प्लॉयज ज्यादा काम करेगा, इसलिए कंपनी जो है खर्चा करेगी एम्प्लॉयज पे, ट्रेनिंग पे, ठीक है। इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब और एक होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब क्या होते हैं, जो काम करते, जब आप काम कर रहे हो उसी टाइम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ऑफ द जॉब काम करते हुए नहीं, अलग से दी जाती है, जो वो होती है ऑफ द जॉब। अब जो कोचिंग है ये ऑन द जॉब, इंटर्नशिप ट्रेनिंग ये ऑन द जॉब है, जो लेक्चर्स है वो क्या है, ऑफ द जॉब। जॉब रोटेशन क्या है, ऑन द जॉब। जॉब रोटेशन क्या है, एक एम्प्लॉइज की जॉब को रोटेट करते रहो ताकि वो बोर ना हो, ठीक है। ये भी मैंने डिटेल में करवा रखा है, जॉब एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी आपको, उसमें ये सारा मिल जाएगा, जॉब रोटेशन, एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, देख सकते हो आप। ये देखो ट्रेनिंग मेथड क्या है, वो एक तरीका है या टेक्निक है जिससे क्या होता है, आप नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हो, एम्प्लॉइज के स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो ताकि वो जॉब को अच्छे ढंग से कर सके। मेथड है इसके ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में कौन से हैं, केस स्टडी, इंसिडेंट, रोल प्ले, इन बास्केट, बिजनेस गेम और लेक्चर। देखो ये लेक्चर आया हुआ था, ठीक है, एक ये हो गया। ऑन द जॉब में जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, जिसको JIT जिट भी कहते हैं इसको। जॉब रोटेशन ये आया हुआ था, जॉब रोटेशन ऑप्शन में था ना। अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, इंटर्नशिप और मेंटरिंग, एक और कौन सा था, और इंटर्नशिप था, ठीक है। तो ये सारे इंटरनल है और लेक्चर ऑफ द जॉब है। व्हेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू अ चैनल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स वन और मोर रीसेलर। देखो अगर कंपनी कोई सामान बना रही है, सीधा डायरेक्ट किसको दे रही है, वो कस्टमर को दे रही है, तो वो होगी डायरेक्ट मार्केटिंग। कंपनी ने जो सामान बनाया वो डायरेक्ट नहीं दे रही, बीच में होलसेलर आ रहे हैं, रिटेलर आ रहे हैं, फिर कस्टमर के पास जा रहा है, तो वो होती है इनडायरेक्ट मार्केटिंग। Who among the following gave the trustship approach in industrial relation? Industrial relation की अप्रोचेस हैं, उसमें ट्रस्टशिप अप्रोच किसने दी थी, ट्रस्टशिप अप्रोच किसने दी थी, देखो ये दी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसी के नाम पे इसको क्या कहते हैं, गांधीयन अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है, इसी के नाम पे इसको कहते हैं गांधीयन अप्रोच। ये भी, इन दोनों ने भी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की अप्रोचेस दी हुई हैं। पीटर एफ ड्रकर ने क्या दिया था, MBO कंसेप्ट दिया था, कब दिया था, 1954 में, अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में दिया था। कार्ल मार्क्स इसी के नाम पे ही है, इसी के अप्रोच, इसी के नाम पे, कार्ल मार्क्स के नाम पे इसकी अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है इसकी। जॉन डलप ने क्या दी थी, सिस्टम अप्रोच दी थी भाई, जॉन डलप की क्या है, सिस्टम अप्रोच है, ठीक है। देखो पीटर एफ ड्रकर का MBO हो गया, कार्ल मार्क्स इसी के नाम पे ही है, ये तो याद रह जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं होती इसकी। हाँ जॉन डनलप की देख लो, इसकी है जो जॉन डनलप की है, इसकी याद करनी पड़ेगी, इसने दी थी सिस्टम अप्रोच, सिस्टम के बारे में बताया था। जॉन ने किसके बारे में बताया था, सिस्टम के बारे में। महात्मा गांधी गांधीयन अप्रोच, लेकिन इन्होंने गांधीयन नाम देते तो बच्चे क्या करते, गैस कर लेते, गांधीयन अप्रोच गांधी ने दी होगी, इसलिए इन्होंने दूसरा नाम दे दिया ट्रस्टशिप अप्रोच।
वुमन द फ्लोइंग गिव द थ्योरी, देखो कंपैरेटिव एडवांटेज आ गई ना एक थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज। एडम स्मिथ ने कौन सी दी थी, एब्सोल्यूट, हमने ऊपर किया ना, ए से एडम स्मिथ, ए से एब्सोल्यूट, ठीक है, ए से एडम, ए से एब्सोल्यूट एडवांटेज, याद रह जाएगी ये। डेविड रिकार्डो, रिकार्ड, रिकार्ड में से हमें क्या मिलता है, कंपैरिजन, कंपैरेटिव, कंपैरिजन की, रिकार्ड से कंपैरिजन करते हैं ना पिछला रिकॉर्ड देख के, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव दी थी इसने। रेमंड वर्नर ने क्या दिया था, इसने दी थी लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल की इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, लाइफ साइकिल, ये इंटरनेशनल ट्रेड की हैं तीनों। माइकल पोर्टर ने कौन सी दी थी, सारी हैं। माइकल पोर्टर ने तो देखो, जो माइकल पोर्टर का कंट्रीब्यूशन है ना, वो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रखा है माइकल पोर्टर ने। इसने दिया था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये तो इसने दिया था इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। इसके अलावा माइकल पोर्टर ने बहुत सारी चीजें दे रखी हैं भाई, 5 फोर्सेस मॉडल दे रखा है, वैल्यू चेन एनालिसिस दे रखा है, वैल्यू चेन एनालिसिस दे रखा है, और इसने दे रखा है पोर्टर ने, और क्या दिया था, 5 फोर्सेस, वैल्यू चेन मॉडल, डायमंड मॉडल, डायमंड मॉडल है पोर्टल का, एक है जेनरिक स्ट्रेटजीज अप्रोच। तो काफी चीजें दे रखी हैं इसने पोर्टर ने, ठीक है। अगर आ जाए 5 फोर्सेस मॉडल किसने दिया, वैल्यू चेन एनालिसिस, डायमंड मॉडल, जेनरिक स्ट्रेटजी, सारा पोर्टर ने दिया है। और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड ये चारों के चारों ने इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज दी हुई हैं। माइकल पोर्टर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, याद कर लो इसको साथ के साथ ही, क्योंकि इस एडम स्मिथ पूछा गया है, डेविड रिकार्डो पूछा गया, दो नहीं पूछे क्या आपका अगली बार यही दे दे। रेमंड बर्नर ने लाइफ साइकिल थ्योरी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज, डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव। नेक्स्ट देखो, एडिंग न्यू फीचर्स टू ए प्रोडक्ट, देखो न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हो आप, ठीक है, इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच। देखो ये हमारी सारी मार्केटिंग की अप्रोचेस हैं। सेलिंग अप्रोच क्या कहेगी, सेलिंग को फोकस करेगी। प्रोडक्शन अप्रोच प्रोडक्शन पे फोकस करती है। इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, कॉमर्स कंसेप्ट में, जिसने देखनी हो देख लेना। कोई भाई अगर किसी को आता है तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करो, फिर मत देखना, जिसको कहीं भी डाउट है तो देख सकते हो, ठीक है। एडिंग न्यू फीचर्स आप ऐड कर रहे हो तो वो कौन सी है, प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच क्या कहती है, प्रोडक्ट पे फोकस करती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करती है, प्रोडक्ट एक्सीलेंस पे फोकस करती है कि प्रोडक्ट आपका एक्सीलेंट होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप नई नई क्या करते रहोगे, फीचर्स ऐड करते रहोगे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट सुपीरियर बने और मार्केट में ज़्यादा सेल हो। Who among the following gave the factor endowment theory, देखो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी, इसी में ही थर्ड थ्योरी आ रही है अभी, देखो ये, ठीक है, 3 क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी के जस्ट क्या पूछ रखे हैं, नाम ही पूछ रखे हैं। तो अगली बार चांसेस कम होंगे कि अंदर से पूछ ले, क्योंकि अब नाम तो इसने पूछ लिए, तो एक आधा नाम पूछेगा और एक आधा होगा फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्या है, हो सकता है अंदर से पूछ ले क्वेश्चन आगे। देखो ये रिकार्डो की तो पता लगी गई तुम्हें, क्या दिया था रिकार्डो ने, रिकार्ड का क्या करते हैं हम, कंपैरिजन, कंपैरेटिव एडवांटेज। जेएस मिल ने दे रखी है रेसिप्रोकल डिमांड, ये सभी को पता ही होगा रेसिप्रोकल डिमांड। हेक्सर ओलिन ने दी थी भाई फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी के 2 पर्सन है, हेक्सर ओलिन। हेक्सर ओलिन ने कौन सी दी थी, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी, ठीक है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डिपेंड करता है कि फैक्टर फैक्टर पे डिपेंड करता है, उन्होंने फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी दी थी। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो कॉल्ड, इस इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी पे ना मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी आपको, क्योंकि देखो 3 थ्योरीज आई हुई हैं, ठीक है। एक दो दिन में मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो बना के डाल दूंगी, किसमें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, कॉमर्स कंसेप्ट में, क्योंकि इसकी 3 थ्योरी आ चुकी हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो कॉल्ड, परफॉर्मेंस अप्रेजल को क्या कहा जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, जो एम्प्लॉइज ने काम किया, ठीक है, उन्होंने जो परफॉर्म किया उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना, इसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉइज असेसमेंट, ठीक है, एम्प्लॉइज असेसमेंट। बाकी इजी से क्वेश्चन है, एम्प्लॉय फीडबैक, जॉब नॉलेज, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब पता ही होगा आपको, एम्प्लॉय असेसमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेट इनकम एंड डेट ऑपरेटिंग इनकम, एनआई और एन, इसको कहते हैं एनआई, एनओआई। ये किसने दी, देखो भाई ये एक बंदा है, देखो 2 ही बातें पॉसिबल हो सकती हैं, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा यस नो का, तो आप या तो यस होगा उसका आंसर, या क्या होगा, नो होगा, 2 ही बातें पॉसिबल है। तो इस बंदे ने क्या किया, दोनों अप्रोच दे दी। एक में तो कह दिया कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मीन्स डेट और इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पे,
डेट और इक्विटी का फर्म की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कोई पड़ता है? एक अप्रोच में तो उन्होंने क्या दिया, हाँ जी पड़ता है, तो दूसरे अप्रोच में उन्होंने क्या कह दिया, नहीं पड़ता है। तो ये किसने दी थी? ये महानुभव थे हमारे डेविड डुरांड ने दी हुई है, NI अप्रोच और NOI अप्रोच। विलियम एफ शार्पे का मैंने पिछले वीडियो 2 या वीडियो 1 में आपको बता दिया था। शार्पे ने CAPM मॉडल दिया हुआ है, कब दिया था? 1960 में दिया था। CAPM की फुल फॉर्म भी पता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट था, रिटर्न एक्सपेक्टेड, अगर आप रिटर्न निकाल रहे हो तो उसमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क फ्री रेट लोगे, प्लस में बीटा लोगे, माइनस मार्केट का रिस्क माइनस रिस्क फ्री, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ। मोदगिलानी एंड मिलर ने, इसने भी देखो, इसमें इन्होंने ये बंदे हर चैप्टर में आए हुए हैं। ये डिविडेंड वाले में भी आए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने डिविडेंड की अप्रोच भी दे रखी है, इन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोच भी दे रखी है। हैरी मार्कोविट ने दी हुई है, इसकी वो है, हैरी मार्कोविट की वो है थ्योरी, पोर्टफोलियो थ्योरी। हैरी मार्कोविट क्या है? पोर्टफोलियो थ्योरी है इसकी, ठीक है, पोर्टफोलियो थ्योरी दी हुई है इसमें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है किसी एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, तो हमारा आंसर होगा डेविड डुरांड। ऑन ज्वाइनिंग IMF, IMF मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस मेंबर इज साइंड ए कोटा, ठीक है। हर मेंबर को क्या दिया जाता है? कोटा दिया जाता है इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था कि SDR का दूसरा नाम क्या था? पेपर गोल्ड। SDR का पॉपुलर नाम क्या है? पेपर गोल्ड। कहते हैं जो कोटा साइन होता है हर मेंबर का, वो कैसे साइन करता है, किस बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट करना है, कोटा मींस कंट्रीब्यूट करना है, ऐसे लगा लो आप। तो कैसे डिसाइड होता है? वो होता है रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अच्छा, इसका आंसर टिक किया हुआ है, रिलेटिव पोजीशन, आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी में कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, कितनी इकोनॉमी जो आपकी कैसी है इकोनॉमी, उसकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आपका कोटा डिसाइड होता है। इन फाइनेंस द टर्म वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का सबको मीनिंग पता है, ये तो 11th-12th का क्वेश्चन ही डाल रखा है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। Which of the following cannot be classified as auxiliary to trade? Auxiliary to trade क्या होती है? देखो ऊपर हमने एक डायग्राम किया था, बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला किया था ना। एक्टिविटी 2 टाइप की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। बिजनेस आगे 2 टाइप का, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब ये पूछ रहा है कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या नहीं है। एक और डायग्राम देखो, ये हमारा कर लिया बिजनेस में, इंडस्ट्री और कॉमर्स। देखो इंडस्ट्री में आती हैं 3 चीजें, ये +1 का अकाउंट्स का है भाई, क्लास 11th का है और फर्स्ट चैप्टर है। और जो क्वेश्चन इसका आता है वो यही डायग्राम से आता है, आधा डायग्राम ऊपर है और आधा डायग्राम ही नीचे। अगर ये डायग्राम ही कर लोगे ना तो इसी डायग्राम से ही क्वेश्चन फंसेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी डायग्राम से ही है। देखो इंडस्ट्री में 3 आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में आएंगी 2, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक आएंगी। एक्सट्रैक्टिव क्या होती है? जो नेचुरल रिसोर्सेज को खोदने, उसको खोदने से रिलेटेड है, जैसे माइनिंग वगैरह आ जाती है इसमें, ठीक है, माइनिंग वगैरह। जेनेटिक में पशु उससे पशु जैसे पालन से, ब्रीडिंग से रिलेटेड है, जैसे मुर्गी को पालते हैं ना, जैसे फिश को, मछली पालन, मुर्गी पालन, इससे रिलेटेड है। टर्शरी जो इनकी हेल्प करती है, जैसे जैसे बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया। कॉमर्स में आएंगी 2, ट्रेड, ये आ गया जो हमारा क्वेश्चन था, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक, हेल्पर, जो ट्रेड को क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं। ट्रेड मीन्स बिजनेस हो गया, जैसे वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया ट्रेड में। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, होलसेल और रिटेलर। एक्सटर्नल जो हमारी कंट्री से बाहर हो रहा है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है? आपने क्या किया, आपने यूएसए से सामान मंगवाया, यूएसए से सामान क्या किया? एक्सपोर्ट किया, फिर उस सामान को या तो एज इट इज कुछ कर, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, वैसे होता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपने क्या किया, जापान को एक्सपोर्ट कर, इनसे आपने सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यूएसए से क्या किया? इंपोर्ट किया, ठीक है, एक्सपोर्ट लिख दिया था गलती से। यूएसए से आपने क्या किया? इंडिया ने इंपोर्ट किया। आगे जापान को क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि दोनों काम साथ हो रहे हैं। देखो एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी, तो इसको कहते हैं इसलिए एंट्री पोर्ट, ठीक है। एक कंट्री से मंगवा के दूसरी कंट्री को बेच दिया, सिंपल भाषा में ये है। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस है, माइनिंग नहीं है। माइनिंग किस में था? एक्सट्रैक्टिव में था। माइनिंग एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट मींस डिग आउट करना, कुछ खोदना।
म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर रेगुलेटेड। देखो अगर काफी बच्चे इसका आंसर क्या करते हैं, आरबीआई करके आ जाते हैं। काफी बच्चे किस पे टिक करते हैं, आरबीआई पे। ध्यान रखना म्यूचुअल फंड जो रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। सेबी हमारा क्या है, सिक्योरिटी, इनकी फुल फॉर्म भी सबकी पता होनी चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ईडा, ईडा कहते हैं इसको, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सेबी म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करते हैं। A marketer of XYZ is company is selling his ice cream in the market 20% more than his competitor। जितने कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं जी, उसका 20% ज्यादा बेच रहा है। कॉम्पिटिटर 10 में बेच रहे हैं तो उसका 20% ज्यादा बेच रहा है ये। ठीक है, यानी कि ये 12 में बेच रहा है। स्टिल हिज सेल, उसके बाद उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। देखो भाई, आप प्राइस ज्यादा रखा हुआ है फिर भी सेल्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन 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 आगे पढ़ो। नाउ हिज एम टू मेंटेन सेम प्राइसिंग। भाई उसका एम क्या है, वो खुद भी सेम प्राइस मेंटेन करेगा और दूसरे भी उसी की प्राइस को फॉलो कर सकते हैं। ही इंजॉयज विच टाइप ऑफ लीडरशिप, वो कौन से लीडरशिप को फॉलो कर रहा है, वो कर रहा है प्राइस। प्राइस की बात हो रही है, वो कर रहा है प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप क्या होता है, जब कोई, जैसे आइसक्रीम वाला ही एग्जांपल है, एक आइसक्रीम वाली ने कंपनी ने अपने रेट बढ़ाए, वो मार्केट को लीड करेगी। ठीक है, दूसरी कंपनीज भी क्या है, उसी के रेट को फॉलो करती हैं, तो वो होती है प्राइस लीडरशिप। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप होती है। कॉस्ट लीडरशिप में क्या है, कॉस्ट को कम करने पे फोकस किया जाता है। इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी आर गवर्न्ड बाय विच एक्ट। इससे रिलेटेड पहले भी एक ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं जिसके क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949। फीमा, ये मैंने करवाया था। फीमा क्या है, 1999 है। पहले इसके जगह पे पहले क्या था, फीरा था। ये क्वेश्चन आया हुआ था, फीरा था। फीरा का एक्ट क्या था, 1973। अब फीरा नहीं है भाई, अब क्या है, फीमा है। तो यही क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा है, गवर्न करते हैं। सेबी ऊपर कर लिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट, जब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ध्यान रखना, ये थी 30 जनवरी 1992 को। और एज ए स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके दो क्वेश्चन आते हैं, मैं यही करवा देती हूँ। देखो, एक आता है स्टैट्यूटरी और एक आता है नॉन स्टैट्यूटरी। ये स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी का क्या है, देखो। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब है इसका कोई भी एक्ट नहीं था, इसके पास कोई भी पावर नहीं थी। जब सेबी एस्टेब्लिश हुआ 1988 में, तो इसके पास कोई भी पावर नहीं थी। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सेबी की एस्टेब्लिशमेंट बताओ एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी 1988। बट सेबी को 3-4 साल में सेबी को जब पावर नहीं थी तो ये मार्केट को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए सेबी का क्या बना, एक अलग से एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट पूछता है। स्टैट्यूटरी मीन्स जिसके एक्ट बना हुआ है, जिसके पास पावर दी गई है जिसको, तो वो था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी 30 जनवरी 1992। आरबीआई, आरबीआई का सबको पता ही है। आरबीआई का एक्ट क्या है, 1934 है। आरबीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जब आरबीआई ने काम करना स्टार्ट किया था, वो किया था 1 अप्रैल 1935 से। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये डेटें सारी याद रखना भी, इससे क्वेश्चन पक्का फंसेगा कोई ना कोई। जो ये सारा काम धाम करवाया ना, इसीलिए करवाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूरी पूरी उम्मीद है कि आएंगे क्वेश्चन, या तो मेल में आए या फीमेल में आएगा, क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, तो ये सारा देख लेना। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कर रहा है, इसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले ऑप्शन में आया हुआ था, ये है ना। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला पहले भी मैंने बता दिया, ये EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, थर्ड ऑप्शन। A partnership came into existence only by some agreement between the partners, such an agreement can be। एग्रीमेंट, देखो ये एग्रीमेंट होता है जो पार्टनरशिप का, ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है जी एक्सप्रेस्ड और एक हो सकता है जी इम्प्लाइड। और ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइज का क्या फंडा है, देखो। एक्सप्रेस्ड का मतलब है या तो आपने किसी से कोई बात कही, या तो आपने लिख के कह दी रिटन, या फिर आपने ओरल कह दी। तो एक्सप्रेस मीन्स आप एक्सप्रेस कर रहे हो, या तो रिटन कर रहे हो लिख के या बोल के कर रहे हो, वो होता है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या होता है, देखो आप बस में, जैसे भाई एक बस वाला है, कंडक्टर कह रहा था कहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, लगा लो रोहतक रोहतक रोहतक। ठीक है, तुम्हें रोहतक जाना था। ठीक है, तुम कहाँ, हिसार खड़े हो, हिसार बस स्टैंड पे हो, तुम्हें रोहतक जाना था, तुम उस बस में बैठ गए। अब
अब तुम उस बस में बैठ के क्या उस बस में आप किराया नहीं दोगे क्या? बस में बैठ के बस का फेयर तो आपको पे करना पड़ेगा ना, यू हैव टू पे द फेयर। तो वो क्या होती है, इम्प्लाइड। ठीक है, वो क्या हो जाता है, इम्प्लाइड। ठीक है, इम्प्लाइड यानी कि आपने जिस, हालांकि उसने कहा नहीं कि किराया लगेगा, लेकिन सबको ये बात पता ही होती है। ठीक है, जो पता ही है वो है इम्प्लाइड है। ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा, जो बस का फेयर है, किराया है, वो देना पड़ेगा, वो होती है इम्प्लाइड। तो दोनों तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी। जैसे पार्टनर है, अगर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनर है। ठीक है, पार्टनर्स क्या ये बनाएंगे, अपने अकाउंट्स बनाएंगे। 3 पार्टनर ए बी सी। अब ए भी बुक्स को देख सकता है, बी भी देख सकता है और सी भी देख सकता है। ठीक है, तीनों ही देख सकते हैं, ये इम्प्लाइड है, इसमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों ही देख सकते हैं, ये होता है इम्प्लाइड। द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ BSE, सबसे पहले तो देखो जी ये BSE है क्या। BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म क्या है, BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 1875 में हुई थी। और जो ये एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट में शायद आया हुआ है, एशिया या किसी और पेपर में आया हुआ है, एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो क्या है, मुंबई में है। सेंसेक्स, जो इसका इंडेक्स होता है, इसके इंडेक्स को क्या कहते हैं, सेंसेक्स। ये कितने स्टॉक्स का होता है, कितने स्टॉक, 30 कंपनी के स्टॉक का, 30 नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें कितने होंगे, 30। इससे रिलेटेड वो भी है NSE, BSE, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके सेंसेक्स को क्या, उसके सेंसेक्स कहते हैं, BSE के, निफ्टी के कहते हैं उसको। देखो BSE वाले को क्या कहेंगे, सेंसेक्स, स्टॉक को सेंसेक्स है इसका, जो इंडेक्स है सेंसेक्स। ऐसे ही NSE है, NSE का स्टॉक जो है इंडेक्स है वो क्या होता है, निफ्टी। एन से याद रह जाएगा, एन से NSE, एन से निफ्टी, NSE निफ्टी, BSE सेंसेक्स। उसमें देखते भी होंगे बिजनेस की जो न्यूज आती है, सेंसेक्स इंक्रीज डिक्रीज जो रेट इनके होते रहते हैं, देखा भी होगा शायद आपने। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो कैन बी क्लासिफाइड इनटू, देखो अभी सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहीं से ही बन गया, कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश का 3 है। कौन सी एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, 3, तो एक्टिविटी भी कितनी है इसके अंदर, 3। 3 कौन कौन सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ए मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए, दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। ए मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू टेक अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट मॉनेटरी यूनिट डज नॉट हैव ए कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो इस वर्ड को ही पकड़ लो, किसकी बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की, तो आंसर क्या हो गया है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे प्राइस देखो, जैसे आज मैंने मशीनरी ली, ठीक है, तो कल हो सकता है 1 महीने बाद उसके रेट में अप डाउन होता रहता है, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो इसीलिए क्या की जाती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है बेस्ट रहती है, वो क्या बताती है हमें, एग्जैक्ट रियल प्राइस वैल्यू बताती है। ठीक है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी को पता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वाली। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में बताएगी, कॉस्ट डिटरमाइन करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या नहीं दिखाते, पता ही होगा तुम्हें, कैपिटल सारी आएंगी, इशूड आएगी, सब्सक्राइब्ड आएगी, अथोराइज भी आएगी। ठीक है, अथोराइज कैपिटल जो मैक्सिमम कैपिटल है, जिसको नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, इससे ज्यादा कंपनी इशू अपनी लाइफ टाइम में नहीं कर सकती है। अथोराइज का ही पार्ट होता है, इशू करती है। फिर पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, सब्सक्राइब कैपिटल, 10 का शेयर था, कंपनी ने मांगे कितने, 10 में से 8 मांगे। पेड अप शेयर होल्डर ने पे कितने किए, ये सारी आएंगी। रिजर्व कैपिटल नहीं आती, रिजर्व कैपिटल जो है वो पार्ट है कैपिटल का, जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी ने 8 रुपए तो क्या करे, मंगवा लिए, जिसको कहेंगे कोल्ड अप। बाकी 2 रुपए कंपनी ने कहा हम नहीं लेते, हम ये रिजर्व कैपिटल है हमारी, लेकिन कंपनी इसको कब मंगवाएगी, बाइंडिंग अप पे, जब कंपनी बंद होती है, जब कंपनी इस पैसे को 2 रुपए को मंगवाएगी। ठीक है, वो होती है रिजर्व कैपिटल, जो कंपनी ने क्या कर दी, रिजर्व कर दी, मंगवाती नहीं है कंपनी, लेकिन बाइंडिंग अप पे मंगवाएगी। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज द फंक्शन ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज। देखो किसकी बात कर रहा है, ये वर्ड को पकड़ लो, एवरेज सैलरी की, एंड देयर एवरेज एम्प्लॉयमेंट टाइम, कितना उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में, टेन्योर का मतलब है उन्होंने कितना ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कितने टाइम तक काम किया, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो वो कौन सा मॉडल है, एवरेज की बात कर रहा है, तो वो मॉडल कौन सा हो गया, एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है एक की, जो हमारा ह्यूमन है वो हमारा रिसोर्स है। तो ठीक है, उसमें जो पैसा लगा रहे हैं वो खर्चा नहीं है, वो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है।
वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बताती है। तो इसके मॉडल है, ठीक है। जो इसका एक ये मॉडल है, जो ये है ह्यूमन, जो एवरेज सैलरी की बात कर रहा है और एवरेज एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, वो कौन सा है, एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। ये दिया था एस के चक्रवर्ती ने मॉडल दिया था, ये एस के चक्रवर्ती ने ये मॉडल दिया था। इन्हीं के नाम पे इस मॉडल का दूसरा नाम है एस के चक्रवर्ती मॉडल। इन्हीं पर्सन के नाम पे इसका नाम है एस के चक्रवर्ती मॉडल। कब दिया था, 1976 में दिया था। ये क्या कहता है देखो, ही हैज वैल्यूड द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू देख रहे हैं हम इन एग्रीगेट। सबसे पहले तो उसने कहा कि हम एक एक पर्सन की ऐसे इंडिविजुअल बेसिस पे वैल्यू नहीं देखेंगे, हम किस पे बेस पे देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की एग्रीगेट देखेंगे, इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, एग्रीगेट देखेंगे। जो ह्यूमन रिसोर्स का जो है ग्रुप की जो वैल्यू देख रहे हैं, वो कैसे निकालेगी, जो रिसोर्स का ग्रुप बेसिस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉय ने काम किया, अपनी जॉब पे कितने साल काम किया, ठीक है। उस ग्रुप, उसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसी ग्रुप में देखेंगे। और वो क्या निकल आएगी, इन्वेस्टमेंट। भाई खर्चा नहीं है ह्यूमन रिसोर्स पे, वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द कॉज ऑफ डिफरेंस। इसको BRS भी कहते हैं। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, मिलान करना, मिलान। रिकंसिलिएशन मीन्स मिलान करना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस लिए बनाई जाती है, देखो बैंक की बात कर रहे हैं, तो बैंक से हमें क्या मिलती है, हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक हमें क्या देता है, पासबुक, ठीक है। एक तो पासबुक की बात होगी, ठीक है। अब हम भी तो बनाते हैं अपने बिजनेस में भी, तो हम बनाएंगे, बिजनेसमैन भी क्या बनाएगा, अपनी कैश बुक बनाता है, जिसमें एक कैश कॉलम भी हो सकता है और बैंक कॉलम भी होता है और डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता है, ठीक है। तो बैंक पासबुक देगा तो हमें किसको मिलाना है, बैंक दे रहा है पासबुक, तो पासबुक का बैंक कॉलम और कैश बुक का बैंक कॉलम देखेंगे, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, BRS स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में टिक कर ही रखा है, बैलेंस एज पर बैंक के कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का बैंक कॉलम देखो और पासबुक का भी वही बैंक कॉलम ही होता है, ठीक है। Which of the following cost is also known as overhead cost? ओवरहेड कॉस्ट कौन सी होती है, ओवरहेड कॉस्ट को कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो डायरेक्ट आपके जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आपके प्रोडक्शन से, जैसे रेंट हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट में आ गया वो। द शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन अंडर, शेयर प्रीमियम अकाउंट किसके अंडर शो किया जाता है, ये +2 का ही है क्वेश्चन, ये +1 में भी आ ही जाता है ना, ये +1 में भी आता है, ये +1 में भी है और ये 12th में, दोनों में है, 11th में भी और 12th में भी। +1 भी लिख दिया और मैंने 11th भी लिख दिया, ठीक है। +1 में 11th और 12th दोनों में है, +1 +2 दोनों में आएगा ये। शेयर प्रीमियम अकाउंट किसके अंडर दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के। तो यानी कि इसका मतलब ये है, इन्होंने 11th के क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, 12th के भी आए हुए हैं क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। और आपके सारे ही इन्होंने पूछे हुए हैं, ग्रेजुएशन के भी हैं आपके और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं, ठीक है, सारे ही पूछ रखे हैं इन्होंने। तो आपको 11th और 12th का तो स्पीडली पढ़ देना है, ठीक है, फटाफट करना है और इस पे थोड़ा फोकस कर लेना बस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस लिसनिंग एंड वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर दिया करो भाई इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 30 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।